आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज सबसे पहले इस एपिसोड की शुरुआत करते हुए मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले कि क्या आपको कुछ खास जोड़ों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, ऐसा लगता है जैसे मांसपेशियों में जान ही नहीं है और इस वजह से आपकी डेली एक्टिविटीज बहुत प्रभावित हो रही हैं। हमेशा शरीर में दर्द रहता है यानी बॉडी पेन की शिकायत रहती है। और क्या कभी कभी ऐसा भी लगता है आपको कि आपके दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता दूसरों से कम हो गई है? थोड़ा सा दर्द हुआ नहीं कि हालात पस्त। मुझे नहीं पता कि आपके इन सारे सवालों के जवाब हाँ में होंगे या ना में, लेकिन अगर आपने सारे सवालों के जवाब हाँ में दिए हैं तो आज आपको ये मालूम चलेगा कि ऐसा क्यों है। आज के हेलो डॉक्टर में हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है फिर भी शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द रहता है तो इसकी वजह है फाइब्रोमाइल्जिया। नाम हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, सुन रहे हो, पर ये बहुत ही आम समस्या है, खास तौर पर कोविड के बाद। जो लोग कोविड से ठीक हो गए हैं उन्होंने नोटिस किया ही होगा कि ठीक होने के महीनों या साल बाद उनके शरीर के जोड़ों, मांसपेशियों में दर्द उठता है। दर्द का एहसास पहले से ज्यादा होता है। तो पिछले कुछ महीनों के अंदर ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें 15 से 20 केस तो सामने आई हैं फाइब्रोमाइल्जिया के कोविड के ठीक होने के बाद। NRS हेल्थ केयर के मुताबिक यूके में 10 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है ये बीमारी। वहीं अमेरिका में 4% लोग। ब्रिटेन में हुए एक रिसर्च का कहना है कि ये बीमारी 25 में से एक व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। तो आगे हम इस बीमारी के बारे में और जाने समझे उससे पहले आपको पूजा प्रियमदा को सुनना चाहिए, जो खुद एक फाइब्रोमाइल्जिया सर्वाइवर है। उन्हें किस तरह की परेशानी होती है और इस बीमारी के साथ रहना कैसा होता है। फाइब्रोमाइल्जिया के साथ रहना ऐसा है कि जैसे आपके अंदर कोई है जो आपके खिलाफ ही हर रोज़ एक लड़ाई लड़ रहा है। फिजिकली ये क्योंकि एक मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर है तो आपकी मांसपेशियों और हड्डियों में 24 घंटे कहीं ना कहीं दर्द रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है। एक जो बहुत ही प्रोमिनेंट इसका सिम्टम है वो है ब्रेन फॉग। आप बोलते बोलते आधी बात बीच में भूल जाएंगे, लिखते लिखते भूल जाएंगे, आप जैसे सपने में जी रहे होंगे, आपको मेमोरी की से जुड़ी हुई दिक्कतें होने लगेंगी। फिज़िकली पेन तो है ही, क्रॉनिक पेन है, हर समय कहीं ना कहीं दर्द है, लेकिन ये आपको वीक भी बनाता है। बहुत सारे रोज़मर्रा के काम जो आप आसानी से कर सकते हैं पहले, वो अब नहीं कर पाते। जैसे मेरे लिए कोई भी टाइट बंद किए गए ढक्कन खोलना दिक्कत हो गया है, क्योंकि मैं चीज़ों को अच्छे से अब पकड़ नहीं पाती हूँ। तो कुछ लंबा लिखना हो, कुछ सामान उठाना हो, उन चीज़ों में दिक्कत आती है और इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे कुछ गरम मेरे ऊपर गिर गया या कुछ मैंने तोड़ दिया। तो फाइब्रोमाइल्जिया के साथ जो लड़ाई है या जो हमारा संघर्ष है वो उम्र भर का है, हर समय है। लेकिन मैंने खुद को इस हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को बना लिया कि अब मैं इसको अपनी रोज़मर्रा के जीवन में एक नॉर्मल चीज़ की तरह लेती हूँ कि जैसे आँख से कम दिखता है तो चश्मा पहन लेते हैं, उसी तरह फाइब्रोमाइल्जिया का दर्द है तो इसको मैनेजेबल रखने के लिए क्या कर सकते हैं। थैंक यू। तो प्रियमदा ने जैसे बताया, उन्होंने इससे होने वाली समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को ये समझा लिया है कि कैसे पॉजिटिवली इस पर एक्ट करना है ताकि हम कोप कर सके, सिम्टम्स को कंट्रोल कर सके। लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि सही समय पर इसका पता ही नहीं चल पाता। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे और डॉक्टर से समझेंगे इस बीमारी की वजह क्या होती है, कैसे लक्षण होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको इस बीमारी के दौरान करना चाहिए और किसे अवॉइड करना चाहिए ताकि हम सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकें। आज हमारे साथ इंटरनेट कॉल पर जुड़ गई हैं डॉक्टर नीना चिटनिस, जो SL रहेजा हॉस्पिटल महिम में कंसल्टेड रूमेटोलॉजिस्ट हैं। 14 साल का डॉक्टर का एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में। स्वागत है डॉक्टर नीना आपका आज तक रेडियो के इस हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? हेलो, मैं ठीक हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। डॉक्टर नीना, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आज बहुत बिजी शेड्यूल था लेकिन बावजूद इसके आपने हमारे लिए टाइम निकाला
और मेरा आपसे सवाल ये है डॉक्टर, आगे हम इस टॉपिक पर डिटेल में बातचीत करें। आपका बिजी शेड्यूल सिर्फ आज नहीं हमेशा रहता होगा, लेकिन ये जो मौसम है, गर्मियों का मौसम है, अभी फ़िलहाल 2 दिन से बारिश हो रही है तो थोड़ी गर्मी से राहत मिल गई है, लेकिन इस ओवरऑल सीज़न में आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, किस तरह की शिकायत लेकर आते हैं? अभी जब जब ये वेदर चेंज होता है तो वायरल्स का भी मौसम रहता है, तो पोस्ट वायरल आर्थराइटिस के भी पेशेंट बढ़ जाते हैं। जो वायरल इन्फेक्शन के बाद जिनको बदन में जोड़ों में दर्द रहता है, वो पेशेंट काफी बढ़ जाते हैं जब वेदर चेंज रहता है या बारिश के दिनों में। सेकंड, जो पेशेंट्स को ऑलरेडी आर्थराइटिस रहता है, उनका भी पेन ठंडी में या बारिश में थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट रहते हैं, फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट रहते हैं, उनका पेन कोई भी चेंज ऑफ वेदर में थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वो पेशेंट जनरली इस टाइम में ज्यादा आते हैं। डॉक्टर नीना, अभी आपने फाइब्रोमाइल्जिया और अर्थराइटिस का भी जिक्र किया, जिसके पेशेंट्स आपके पास इस सीज़न में सबसे ज़्यादा आते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कोई डिफरेंस है क्या? इसमें कोई फ़र्क है क्या? अभी बेसिकली जो आर्थराइटिस है उसके भी काफी टाइप्स रहते हैं, पर जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस रहता है, इसमें जनरली जोड़ जोड़ में सूजन आके अखड़ जाना, ये सिम्टम्स रहते हैं। सो हाथे के जोड़ों में, पैरों के जोड़ों में स्वेलिंग आ जाता है, सुबह के टाइम में बहुत सारा स्टिफनेस रहता है, मूवमेंट्स डिफिकल्ट हो जाते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के सिम्टम रहते हैं। वाइल एज अगेंस्ट फाइब्रोमाइल्जिया, फाइब्रोमाइल्जिया में पूरे बदन में ही दर्द रहता है, ये सिर्फ जोड़ों से सीमित नहीं रहता, पूरे मांसपेशियों में, गर्दन में, कमर में, यानी शरीर के हर हिस्से में क्रॉनिक पेन, यानी बहुत टाइम से, बहुत महीनों से पेन रहता है। इसको हम एक फाइब्रोमाइल्जिया का सिम्टम रहता है। ठीक डॉक्टर, तो ये तो आपने फ़र्क बता दिया दोनों के बीच का, लेकिन मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछना चाहती हूँ लेमैन की भाषा में। जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, उन्हें आप कैसे बताते हैं कि उन्हें ये फाइब्रोमाइल्जिया है? मतलब ये फाइब्रोमाइल्जिया क्या होता है, ये कैसे आप समझाती हैं उन्हें? राइट, अभी फाइब्रोमाइल्जिया बहुत ही कॉमन रहता है और जनरली ये फीमेल्स में ज्यादा रहता है। अभी ये पर्टिकुलर बीमारी में काफी महीनों से पूरे ही बदन में दर्द रहता है। तो जनरली जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो बताते हैं कि हमारे गर्दन से लेके पैरों तक हर जगह पे दर्द रहता है, अच्छे से नींद नहीं आता, सुबह में जब उठते हैं तो फ्रेश नहीं लगता, बहुत सारा थकान लगता है, यानी फटीग लगता है, कुछ काम करने में यानी इच्छा नहीं होती, कुछ काम किया नहीं जाता। और ये पेशेंट्स का अगर आप देखोगे तो बहुत सारे टेस्ट हुए रहते हैं और टेस्ट में कुछ निकलता नहीं है, यानी ये पर्टिकुलर बीमारी में ब्लड रिपोर्ट्स जनरली नॉर्मल रहते हैं, एमआरआई नॉर्मल रहते हैं, सीटी स्कैन नॉर्मल रहता है, पर उनको दर्द जरूर रहता है और उनके लाइफस्टाइल से, यानी उनका जो रोज का क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत बिगड़ जाता है। तो फाइब्रोमाइल्जिया ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, यानी पेशेंट्स ये सब हमको जब सिम्टम्स बताते हैं और हम जब पेशेंट को एग्जामिन करते हैं कि इनके मांसपेशियों में दर्द है, टेंडरनेस रहता है, ना कि जोड़ों में स्वेलिंग और स्टिफनेस रहता है, तो हम फाइब्रोमाइल्जिया सस्पेक्ट करते हैं। अभी जब हम सस्पेक्ट करते हैं तो हमको अदर कॉजेज भी रूल आउट करने पड़ते हैं, जैसे नॉर्मल विटामिन डी डेफिशिएंसी, थायराइड, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, ये सब भी हम टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि कभी कभी ये रीजन से भी बॉडी में पेन हो सकता है। जब हम ये सब करेक्टेबल फैक्टर्स को करेक्ट कर देते हैं, यानी B12 दिया, D3 दिया, कैल्शियम जो डेफिशिएंसी है उसको भी करेक्ट किया, फिर भी ये दर्द नहीं जाता, तो हम इसका डायग्नोसिस फाइब्रोमाइल्जिया करके करते हैं। ठीक है, मतलब फाइब्रोमाइल्जिया कंफर्म करने से पहले इस तरह के प्रोसेस से आप लोग गुजरते हैं, तब जाकर आप पेशेंट्स को ये बताते हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया उन्हें है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी डॉक्टर नीना, कि वो ट्रिगर पॉइंट्स कौन से होते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा दर्द की शिकायत लोग करते हैं, वो हिस्से जहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा दर्द होता है, ताकि जो लोग इससे जूझ रहे हों उन्हें पता ना हो, तो वो एक बार इसे नोटिस भी कर सकें। हाँ, टिपिकली इसके काफी ट्रिगर पॉइंट्स रहते हैं, पर मोस्ट कॉमन जो नेक के नीचे का पार्ट रहता है, यानी शोल्डर्स के साइड का पार्ट, वो सबसे कॉमन रहता है। अगर आप रेगुलर में भी नोटिस करेंगे तो एज पीपल ऑल्सो, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे गर्दन के और शोल्डर्स के यहाँ पे जनरली पेन होता है, ये तो बहुत कॉमनली लोगों में होता है। तो ये पॉइंट सबसे कॉमन रहते हैं, जहाँ पे अपन प्रेस जब करेंगे तो इन पेशेंट्स को पेन रहता है। बाकी भी काफी पॉइंट्स रहते हैं, यानी एल्बो के नीचे के 2 पॉइंट्स, नीज के बगल के 2 पॉइंट्स, यानी ये जब हम पर्टिकुलर प्रेशर से प्रेस करते हैं तो पेशेंट्स को पेन होता है।
इससे हम डायग्नोज करते हैं कि ये पेशेंट्स को फाइब्रोमाइल्जिया होता है। अच्छा डॉक्टर, ये भी मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जब मैं इस पर थोड़ा पढ़ लिख रही थी तो कई जगह पर इसे एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बताया गया है, तो क्या वाकई ऐसा है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही होता है? नहीं, एक्चुअली जैसे हम फर्स्ट ही बोले कि बाकी सारे काफी आर्थराइटिस रहते हैं, जो सारे आर्थराइटिस जनरली ऑटो इम्यून रहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, इन सब में ब्लड रिपोर्ट्स हम जब करवाते हैं तो कुछ एंटीबॉडीज ब्लड में पॉजिटिव आते हैं, पर फाइब्रोमाइल्जिया में कोई भी एंटीबॉडी ब्लड में पॉजिटिव नहीं आती। जनरली इवन जो इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स रहते हैं, जैसे हम ESR, CRP बोलते हैं, वो भी ये डिजीज में नॉर्मल आते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया को जनरली कुछ स्ट्रेस ट्रिगर रहता है, यानी कोई स्ट्रेस के बाद ये शुरू हो जाता है और फिर ये एक क्रॉनिक बन जाता है। ये हेरिडिटरी कभी कभी रहता है, पर इसको एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मैं पहले बोली कि स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, एक्सरसाइज ना होना, ये सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है, पर ये एक ऑटो इम्यून बीमारी नहीं रहती। ठीक है डॉक्टर, तो ये तो आपने सिम्टम्स के बारे में बता दिया, लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये बीमारी सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करती है, यानी मैं एज ग्रुप्स के बारे में भी पूछ रही हूँ और ये भी पूछ रही हूँ कि क्या फाइब्रोमाइल्जिया सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित करता है या फिर पुरुषों को प्रभावित करता है? ये डेफिनेटली महिलाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और इसका टिपिकल एज ग्रुप रहता है 30 to 50 के बीच में। इसका एक रीजन रहता होगा कि इस एज में महिलाओं को स्ट्रेस भी ज्यादा रहता है, यानी अपना करियर का भी स्ट्रेस रहता है, घर का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस। सो स्ट्रेस के बाद ये बीमारी बढ़ती है। प्लस एक्सरसाइज को टाइम नहीं मिलना, अपने आप का केयर करने के लिए टाइम नहीं मिलना और अच्छे से स्लीप नहीं लेना, अच्छे से डाइट नहीं लेना, इससे ये बीमारी बढ़ती है। तो ये टिपिकल एज है 30 to 50 के फीमेल्स, जिसमें बीमारी बहुत रूटीनली और कॉमनली देखी जाती है। मेल्स में ऐसे नहीं है कि नहीं देखा जाता, पर उसका इंसिडेंस बहुत कम है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल अगर हम फाइब्रोमाइल्जिया के रिस्क फैक्टर्स है, हालांकि जो आपने ये बताया कि हैंड मूवमेंट्स भी थोड़ी बहुत उसमें डिफ़िकल्टीज आती हैं, लेकिन ऐसा उनके साथ नहीं है, पर हाँ उठते वक्त, सोते वक्त और उनके जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है। ऐसे कई लोग होंगे जो ये नोटिस कर रहे होंगे, तो क्या ये सही वक्त है डॉक्टर से कंसल्ट करने का? यस, अभी जिनको फाइब्रोमाइल्जिया होता है, फाइब्रोमाइल्जिया एक्चुअली होता क्या है कि वो मरीज के नर्व्स हाइपर सेंसिटिव रहते हैं, तो उनका जो पेन थ्रेशोल्ड रहता है वो कम रहता है, क्योंकि पेन सब्सटेंस ज्यादा रिलीज हो जाता है। तो उनको बॉडी पेन के साथ माइग्रेन की शिकायत होना भी कॉमनली रहता है। अगर आप माइग्रेन भी बहुत कॉमन बीमारी है, जिन पेशेंट्स को माइग्रेन रहता है उनका भी आप अगर CT स्कैन करेंगे, MRI करेंगे, तो उसमें कुछ निकलता नहीं है, क्योंकि ये नर्व्स हाइपर सेंसिटिव रहते हैं, ये कोई टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आएगा। तो माइग्रेन होना या इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम होना, यानी हमेशा हमेशा लूज मोशंस होना, पर उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं रहता, ये सिर्फ आपका वो जो बॉवेल है वो इरिटेबल रहता है। तो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम भी फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स को रहता है। घबराहट होना, एंजाइटी होना, ये कॉमन है। इंसोम्निया यानी नींद में दिक्कत होना, ये इस बीमारी के साथ बहुत कॉमनली पाया जाता है। तो ये सब इसके एसोसिएशंस रहते हैं, जो जनरली एक के साथ दूसरा रहता है। ठीक है, तो डॉक्टर नीना, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ फाइब्रोमाइल्जिया के रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें, तो अगर किसी को डिप्रेशन की हिस्ट्री है, एंजाइटी की हिस्ट्री है, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें फाइब्रोमाइल्जिया के दर्द को बढ़ाती हैं, राइट? बिल्कुल। ठीक है, तो फिर अब इसके कोपिंग मैकेनिज्म क्या हो सकते हैं? अगर कोई डिप्रेशन, एंजाइटी से डील कर रहा है, जिन्हें ये फाइब्रोमाइल्जिया की बीमारी है, वो कैसे अपनी केयर कर सकते हैं? तो एक तो ये बीमारी को समझना है, टाइम में मेडिकल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। तो जो दवाई रहती है इसके लिए, वो दवाई नर्व्स पे एक्ट करती है, तो पेन के साथ साथ में वो कुछ हद तक डिप्रेशन को भी कंट्रोल में लाती है। तो एक पार्ट रहता है इसको कोप अप करने का, जो मेडिकल पार्ट है, जो आपको डॉक्टर देंगे। पर बाकी जो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लाइफस्टाइल को बदलना। तो अगर ये बीमारी को आपको मात करना है, उसको कंट्रोल करना है और उससे उभर के आना है, तो अपनी लाइफस्टाइल बदलना बहुत जरूरी है। उसमें फर्स्ट स्टेप है टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू लाइफ। यानी अगर पेशेंट को खुद को लगे कि हमको इसमें से निकलना है,
तो ही वो निकल पाते हैं। तो आपको खुद को पॉजिटिव रहना है और इसके लिए आपके फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट भी बहुत जरूरी रहता है, जो पर्सन को एनकरेज करे, यानी हैप्पी रखने की कोशिश करे। सेकेंड थिंग इज टू डू थिंग्स लाइक योगा, मेडिटेशन, विच हेल्प, यानी ये सब हेल्प करती है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहे और आपका डिप्रेशन कम हो जाए। एट द सेम टाइम एक्सरसाइजेस जो है मसल्स को स्ट्रेच करती है। तो योगा से एक तो माइंड भी काम हो जाता है, मसल्स भी स्ट्रेच हो जाती है। तो दोनों चीज ये बीमारी को हेल्प करने में, कंट्रोल करने में हेल्प कर देती है। थर्ड थिंग है कि एक टाइम पे सोना, टाइम पे खाना। तो आपका एक लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी किसी भी टाइम में अगर सोते रहे, किसी भी टाइम में खाते रहे, तो ये बीमारी कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो ओवरऑल आपका खुद का जो चाह है कि हमको ठीक रहना है, और आपके जो सर्कल में सारे लोग हैं वो सब साथ में इसकी तरफ काम करेंगे, तो जरूर ये बीमारी पे हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसको ओवरकम कर सकते हैं। डॉक्टर नीना, एक सवाल ये भी हो सकता है लोगों का जो ये कोपिंग मैकेनिज्म अपना रहे हों ताकि उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी ना हो, लेकिन बावजूद इसके अगर वो सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इस बीमारी की सिवियरिटी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ये ज़रूर वो पूछ सकते हैं कि क्या हमें थेरेपिस्ट को भी दिखाना चाहिए टू एडजस्ट लिविंग विद दिस क्रॉनिक इलनेस? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यानी जनरली हम सब पेशेंट्स को थेरेपिस्ट को इमीडिएटली मिलने को नहीं बोलते, क्योंकि हर एक को उतना ही डिप्रेशन नहीं रहता। ने सम पेशेंट्स को फाइब्रोमाइल्जिया के साथ साथ में थोड़ा सा एंजाइटी रहता है, जो रूटीन दवा एक्सरसाइज से निकल जाता है। पर अगर उससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाना बिल्कुल जरूरी है, ताकि वो उस हिसाब से दवा दे सके, काउंसलिंग कर सके और वो उनका और भी हेल्प कर सके। जैसे एकदम शुरुआत में हम बोले कि इसका मेन ट्रिगर जो रहता है वो स्ट्रेस रहता है, और कोविड के पीरियड में तो हम सबको पता है कि सबको ही बहुत स्ट्रेस रहा है। और जिनको कोविड सीवियर हुआ है उनको तो जो हॉस्पिटल में अकेले रहना, जैसे 10-15 दिन कोई आजू बाजू नहीं रहना, और उसके बाद के जो फटीग है उससे भी स्ट्रेस बहुत हो जाता है। सो मेन थिंग इज द स्ट्रेस फैक्टर विच हैज ट्रिगर्ड अ लॉट ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया। और दूसरा है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन जैसे कोविड हो या डेंगू हो, उससे भी फाइब्रोमाइल्जिया बढ़ जाता है। तो कोविड ऑल्सो इज अ वायरल इन्फेक्शन, ये एक ट्रिगर कर देता है फाइब्रोमाइल्जिया की बढ़ावत को। अच्छा डॉक्टर, कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये पता चला है कि फाइब्रोमाइल्जिया के केसेस कोविड से रिकवर हो चुके लोगों में दिख रही हैं। कम से कम ऐसे 15 से 20 केसेस सामने आए हैं कुछ महीनों में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोविड के पेशेंट्स में ये अचानक से क्यों फाइब्रोमाइल्जिया के केसेस बढ़ रहे हैं? एक्चुअली फाइब्रोमाइल्जिया बहुत स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी नहीं रहता, यानी बाकी जैसे आर्थराइटिस रहते हैं, इनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी फैक्टर रहता है। फाइब्रोमाइल्जिया में ये पास ऑन होने के चांसेस हार्डली 5% रहते हैं। तो इसलिए वी शुड नॉट रियली थिंक कि हमको, यानी जिनको फाइब्रोमाइल्जिया रहता है उनको ये स्ट्रेस रहता है कि हमारे बच्चों को ना हो, तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर ओवरऑल ही उससे बचने के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल रखना, ये तो सबसे जरूरी है, और इसका प्रिवेंशन का यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि खुश रहना और एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल रखना। डॉक्टर नीना, एक बात बताइए कि अगर किसी के फैमिली मेम्बर में कोई फाइब्रोमाइल्जिया का पेशेंट है, तो क्या ये बीमारी फर्दर उसके बच्चों तक भी पास ऑन हो सकती है? और अगर इसका जवाब आपका हाँ है, तो फिर इसको प्रिवेंट कैसे करें? और लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा रोल प्ले हमारी डाइट भी डॉक्टर नीना करती है। तो मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि अपने डाइट में हम किस तरह के पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि टाइम में खाना, यानी अपने काम में, जैसे लोग आजकल तो एक दिन भर काम रहता है, ऑफिस का हो या घर का हो, तो टाइमली खाना नहीं खाते। तो टाइम टाइम पे, यानी अच्छे से ब्रेकफास्ट करना, टाइम पे अपना लंच और अर्ली डिनर करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जंक चीजें फूड में कम रखना, ये इम्पोर्टेंट है। उसमें आप एक बैलेंस डाइट रखो। एक्चुअली अपना जो टिपिकल इंडियन डाइट है वो बहुत बैलेंस रहता है, उसमें प्रोटीन्स भी रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी रहता है। तो उसमें कुछ आपको विशेष चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जो पहले से हम खाते आए हैं, यानी सब्जी, रोटी, दाल, चावल, ये सब अपने डाइट में होना चाहिए। इसके लिए कुछ ऐसे स्पेशल डाइट की जरूरत नहीं है, पर हेल्दी डाइट की जरूरत है। फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, पल्सेस होने चाहिए, और जंक कम रहना चाहिए। कभी कभी जंक लिया तो भी चलेगा, पर ये रेयरली होना चाहिए।
ठीक है डॉक्टर नीना, मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि मान लीजिए हम डॉक्टर के पास चले गए, कंसल्ट कर लिया, ये सब हमें पता चल गया कि ये सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम्स को कंट्रोल करके रखना है और ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ओवरऑल कितना समय लग जाता है इस बीमारी से ठीक होने में, या फिर ये सिर्फ इसको कंट्रोल ही कर सकते हैं या फिर कोई परमानेंट इलाज भी मुमकिन है? अभी ये बीमारी जो रहती है ये कंट्रोलेबल रहती है। जैसे अगर टीबी हो, मलेरिया हो, हम बोलते कि हाँ आप ये इतने दिन की दवा ले या इतने महीने की दवा ले, और फिर दवा बंद हो जाती है। ये जो फाइब्रोमाइल्जिया है या हमारा कोई भी आर्थराइटिस रहता है, इसको दवा से कंट्रोल किया जाता है। तो इसकी जो दवा है ये लॉन्ग टर्म रहती है, ये काफी साल तक चलती है। और दवा के साथ साथ में जो हम एक्सरसाइज करना, ये सब भी कंटिन्यूअस प्रोसेस रहती है। अगर आप सिर्फ 3-4 महीने करके छोड़ दे तो वापस से ये बीमारी आ जाती है। तो इस बीमारी को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। इसका कोई फाइनल क्योर नहीं रहता, पर कंट्रोल जरूर रहता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नीना हमसे इस पर बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय। तो जिन लोगों को भी उन हिस्सों में दर्द की शिकायत रहती है जो डॉक्टर ने बताया, और खासकर कोविड के बाद अचानक शरीर में दर्द शुरू हो गया है, पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उम्मीद है आपको उन सवालों के जवाब आज के इस एपिसोड में मिल गए होंगे। अगर आपको भी फाइब्रोमाइल्जिया के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मिले। सही जांच करके पता लगाया जाएगा कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया है या नहीं। अगर है तो इसका इलाज मुमकिन है। तो आज के हेलो डॉक्टर में बस इतना ही। विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और जियो सावन पर भी हेलो डॉक्टर के ऐसे ही आप एपिसोड सुन सकते हैं। और फिर भी अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो बस आपको एक काम करना है, गूगल पे बस लिख दीजिए हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो। अब दीजिए इजाजत मुझे। नमस्कार।